नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी इस वक्त चिंताजनक स्थिति को लेकर करेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने मध्य पूर्व का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका या तो ईरान के साथ समझौता करेगा या फिर काम पूरा कर देगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहे तो कुछ ही घंटों में ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली व्यवस्था और साथ ही साथ बड़े औद्योगिक प्लांट्स को निशाना बना सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनकी पहली पसंद सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़े तेवर देखने के जो संकेत है वो मिल रहे हैं। प्रतिशोध की जो तस्वीर है, प्रतिशोध की चेतावनियां दी जा रही हैं। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खामेनेई की अंतिम यात्रा के बाद मध्य पूर्व एक नए टकराव की ओर आगे बढ़ रहा है और होने क्या वाला है आने वाले समय में? क्या ट्रंप की सख्त चेतावनी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाले दिनों का बड़ा संकेत? क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी या ये बीच मझधार में रह जाएगी वार्ता? तस्वीर क्या रहने वाली है, इसी को लेकर बड़ी चर्चा भी हम करेंगे कि ट्रंप की जो एक तरह से धमकी भरा अंदाज है, गीदड़ भभकी के रूप में अगर देखें तो ये एक्चुअल कंडीशन है क्या? युद्ध की आग इस वक्त भड़कती हुई क्यों नजर आ रही है, वो जल्दी से आप जान लीजिए। इसके बाद हम चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका या तो ईरान के साथ कोई समझौता करेगा या फिर काम पूरा करेगा। अगर वॉशिंगटन चाहे तो तेहरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी बर्बाद कर सकता है। ये क्षमता अमेरिका रखता है। न किसी तरह जीतेंगे, अमेरिका ईरान को नहीं जीतने देगा। या तो हम समझौता करेंगे या फिर काम पूरा करेंगे, ये इंडिकेट किया है। वो सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से समाधान चाहते हैं। समझौता करना पसंद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये संकेत दिए। अब आखिर होता क्या है? वार्ता सफल हो पाती है या फिर युद्ध की आग और ज्यादा भड़क जाती है? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, विंग कमांडर आशीष सहाय सर, डॉक्टर DK गुप्ता सर। और आशीष सहाय सर से मेरा पहला प्रश्न, सर ये बताइएगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाहें तो कुछ ही घंटों में, बहुत कम समय में पूरी तरीके से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एनर्जी पावर, एनर्जी सब स्टेशंस, एनर्जी स्टेशंस, न्यूक्लियर एसेट्स, सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और ये धमकी अभी नहीं दी जा रही है, ये धमकी पहले हमले के बाद से दी जा रही है। साथ ही साथ एक और चीज ऐड ऑन कर देते हैं कि मैं पहला रास्ता बातचीत का चुनूंगा, वार्ता का चुनूंगा। ये मजबूरी है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? साय सर। जय ऋतु, ये IRGC की जो हठ धर्मिता है रिगार्डिंग हॉर्मुज, उसको क्रैक करने की कोशिश है। क्या ये एकदम फेक धमकी है? नहीं, अमेरिका के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो कुछ घंटों में ईरान के सारे मेजर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, पावर जनरेटिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग प्लांट्स को खत्म कर सकता है। उनके सारे मेजर आर्टिलरी ब्रिजेस को उड़ा सकता है। आज की तारीख में दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर रेडी एंड दे हैव द वेयरविदॉल ये चीजें अचीव करने का जो अब ट्रंप कह रहे हैं। हाँ, जब वो ये कहते हैं कि एक पूरी सिविलाइजेशन को हम ऑब्लिटरेट कर देंगे या ईरान नक्शे से मिट जाएगा, तो ये सब थोड़ी बड़बोलापन कह सकते हैं आप, वर्ड्स का गलत चॉइस करते हैं वो। लेकिन अभी जो उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज बोली है कि इधर वी डू अ डील विद ईरान या वी विल फिनिश द जॉब। एक चीज ऋतु समझनी पड़ेगी कि हम बहुत दिनों से ये बाइफर्केशन करते हैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। हमें ये समझना पड़ेगा कि कई बार पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी मिलिट्री तक ही लिमिट हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर यही हो कि ईरान की मिलिट्री को अगले 10 वर्षों के लिए पीछे कर देना है। जरूरी नहीं है कि हम वहां पे गवर्नमेंट ही चेंज कर दें या वहां रजा पहलवी की टीम को लेकर आ जाएं या
something more political in nature. नहीं, my political objective for this war can be finishing the powers of Iranian military. और उसमें ये सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर ईरान में वो करते रहे, IRGC के लोग जो वो हॉर्मुज में हठ धर्मिता के तौर पर कर रहे हैं कि नहीं जी, हम तो हॉर्मुज पे कंट्रोल रखेंगे, हम डिसाइड करेंगे रूट्स, हम डिसाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पैसे हो सकता है हम सबसे ना लें, लेकिन नेविगेशनल फैसिलिटीज के बदले में इकोसिस्टम को क्लीन अप करने के लिए सर्विसेज टैक्सेस लेंगे, अपने दोस्तों से नहीं लेंगे। मतलब ये हठ धर्मिता की वो लिमिट है कि डिक्टेटोरियल अप्रोच कि ये हमारा एरिया है, हमारे वाटर्स हैं, तो उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन UN क्लॉज नहीं लागू होगा, यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनेंगे। इसको तोड़ने के लिए ट्रंप अब फिर से धमकी देना शुरू कर रहे हैं और इस धमकी में सीरियसनेस है। 12 जुलाई के बाद या इवन ऑन 12 जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हार्ड टॉक्स होंगे दोहा में, और उसमें अगर हॉर्मुज पे बात नहीं बनी तो मिलिट्री एक्शन फेज 2 अमेरिका यूनिलैटरली या इजराइल के साथ तेहरान के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द पावर प्लांट्स एंड द ब्रिजेस को एक मेजर तरीके से बर्बाद कर सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत फेक है, ये एलिमेंट ऑफ धमकी एकदम जेन्युइन दिखती है। जी ऋतु। साथ ही यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अभी सहाय सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि एनर्जी स्टेशंस को तबाह करने में है केपेबल, लेकिन जिस तरीके से वो सिविलाइजेशंस को लेकर और कई दफ़ा ऐसे बयान दे जाते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है और कहा जाए तो एक इम्पॉसिबल कंडीशन को वो पॉसिबल होता वो अपने बयानों में दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि क्या आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के बाद ये युद्ध और भड़केगी, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ ऋतु, देखो 12 तारीख के आसपास ईरान से जितने VIP VVIP हैं सब चले जाएंगे, ईरान की एयर स्पेस खाली हो जाएगी। उसके बाद ईरान के ऑफिशियल्स को मौका मिलेगा 12 तारीख के बाद कि और समय कि वह अब फिर से अमेरिका के साथ बातचीत कर सके। तो अमेरिका के साथ जो बातचीत है वो शायद इस्लामाबाद में चालू होगी। क्या इस्लामाबाद की टॉक्स एक दिन चलेंगी या 2 दिन चलेंगी, ये तो समय पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की धमकी। ऋतु देखो, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की धमकी देते हैं मैं हमेशा उसको अपने परिप्रेक्ष्य में चुनता हूं। अगर मुझे अमेरिका ऐसी धमकी देता तो फिर मैं तो और ज्यादा अड़ जाता, और मैं तो फिर अमेरिका को कहता कि ठीक है, कर लो, क्या कर लोगे, तुमने 40 दिन में 32,000 बम गिराए हैं ना, और तुम 4 दिन में 4,000 बम और गिरा लो, और क्या कर सकते हो। और मैं उस जिद पर अड़ा रहता। दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला को छोड़कर इस तरह की भावना रखता है। वेनेजुएला में हमने देखा सारे गिधड़ थे, धोखेबाज थे, जयचंद थे, दुश्मन से पहले से ही मिले हुए थे। उनके राष्ट्रपति को दुश्मन उठा के ले गया, उपराष्ट्रपति को जो कि पहले से ही अमेरिका से मिली थी, डिफेंस मिनिस्टर जो कि पहले से ही अमेरिका से मिले थे, उनको इंस्टॉल कर दिया गया। आर्मी के जो जनरल्स थे, पुलिस के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मदुरो के साथ धोखा किया। क्या ऐसा ईरान के साथ हो सकता है? नहीं। देखो, मैं मेरी बात करूंगा ऋतु, क्या भारत के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। अगर अमेरिका ऐसी कोई चीज मेरे साथ कोशिश करेगा, उसके बाद तो अगले 500 साल के लिए मैं अमेरिका से बात नहीं करूंगा। मैं अड़ जाऊंगा ऋतु। और किसी भी महान देश के लिए ईरान नहीं, तो ईरान भी पा रहा है ना। ईरान क्यों नहीं अड़ पा रहा है? ईरान सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम आपकी गीदड़ भभकियों से डरते नहीं हैं, हम हर वार का पलटवार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या वो इंटेंसिटी इनफ है कि अमेरिका जैसी एक महाशक्ति को घुटनों पर ला सके? DK गुप्ता सर हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे एक प्रतिक्रिया इस पर। जी ऋतु जी, नमस्कार आप सभी लोगों को।
देखिए, एक मैं डाटा देता हूं आपको। प्लीज। 8% एलपीजी भारत खरीदता था अमेरिका से। ये बात है नवंबर 2025 की। और आज भारत 65% एलपीजी खरीदता है अमेरिका से। और इंडियन ऑयल कंपनीज को कल ही भारत सरकार ने आदेश दिया कि चैनलाइज करो और क्रूड ऑयल अमेरिका से लेने का। एक कमोबेश दुनिया के हर देश इंडो पैसिफिक के खासकर अपना चैनलाइज किए हैं अमेरिका को, जो न्यूज में बहुत बारीकी से देखने पर आता है। एग्जैक्टली अमेरिका यही चाहता है और ट्रंप ने बहुत बढ़िया टूल बना रखा है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैसेज को अवरोध करके रखो। एक फ्री फीलिंग नहीं आने दो हेड ऑफ द कंट्रीज के बीच में कि मैं ज्यादा टैंकर पहले से प्री बुक कर लूं 2-3 महीना पहले, क्योंकि कब क्या हो जाएगा। पर एग्जैक्टली यही चाहता है। और अमेरिका ईरान से कुछ ज्यादा नहीं चाहता। अमेरिका ईरान से कुछ और चाहता है कि किस तरह से जल्दी डील हो। 2 या 3 बिलियन डॉलर का मैं डील करूं, चाहे 24 बिलियन डॉलर में से चाहे 300 बिलियन डॉलर बोला हूं। कल भी ट्रंप ने मेरे गिरदन भड़की में बोला था कि मैं 1 रुपया अमेरिका को अभी तक नहीं दिया हूं, अरे ईरान को नहीं दिया हूं। तो चाहते हैं कि मैं रुपया दूं और उस रुपया के बाद ही मैं, अब चूंकि ईरान का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग विध्वंस कर दिया है, खासकर जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उनका यही है कि अब मैं ऑयल को क्यों करूं और मैं चीजों को क्यों करूं विध्वंस। मैं किसी तरह से उसमें घुसाऊं अपने CIA को। मोसाद तो ऑलरेडी वहां पे रहता ही है, MI6 को घुसाऊं अपने। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मोसाद अलग एक्टिव है, CIA अलग एक्टिव है, पेंटागन की तरफ से अलग चीजें आ रही हैं, लेकिन इस बीच में ये जंग जो है बड़े प्रश्नों के घेरे में। सर वापस आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपका दोबारा से रुख करती हूँ। ईरान पर ट्रंप का बड़ा अल्टीमेटम इस बीच सामने आ गया है, डील करो वरना कार्रवाई होगी। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि ईरान खुली चेतावनी ये दी जा रही है अमेरिका द्वारा। ईरान पर ट्रंप का ये सबसे ज्यादा ब्लंट और सख्त संदेश है, घंटों में तबाह कर देंगे ईरान को। ट्रंप बोले डील हो या फिर तबाही का एक नया अध्याय शुरू होगा। सुनवा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। I don't know. We'll make either. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. But we can knock out their electricity and power generating plants in, I would say, a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. प्लीज जेके गुप्ता सर कंप्लीट कीजिएगा और इस पर भी जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए रितु जी, इस पे अगर मैं खार्ब को बात कर रहा हूँ, देखिए अभी यूरोप मिडिल ईस्ट के 2-3 देशों को बता रहा हूँ, जैसे UAE है, सऊदी अरबिया है जी। और कतर बहरीन है। UAE 78% ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म कर चुका है, लेकिन ईरान इराक जैसे जो रेडिकलिज्म पे देश अड़े रहे, जो कि यूरोपियन कंट्री को एक अपना ढाल बना के अपना शासन करते रहे, वो आज भी पूरी की पूरी ऑयल पे। अगर खार्ब की नस को पकड़ लेता है अमेरिका, और खार्ब के जो पूरा प्लांट है उसको बनाया किसने है? उसको अमेरिका के ही हमको कंपनी ने बनाया है। एक उनका जो सॉफ्टवेयर है उनके कब्जे में है। तो सही कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में भी B2 बम्बर अगर मैं यहाँ पे अगर 2-4 अगर अटैक कर देगा, कौन सी जगह बचेगी ईरान को? तो सही कह रहे हैं। ईरान जो अपना बोल रहा है, ईरान के पास 3-4 प्रॉब्लम है। एक IRGC खोमैनी के बाद चाहता है कि मेरी सत्ता बनी रहे। सऊदी अरेबिया चाहता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे एक धमकी की तरह ले हम? नहीं, वो धमकी है। ईरान ट्रंप को समझिए, ट्रंप एक पक्का बनिया आदमी है। 1 बिलियन भी एक्स्ट्रा खर्चा करने से पहले 25 बार पेंटागन में मीटिंग करेंगे। वो 30-40 बिलियन डॉलर के इंगेज कर दिया ईरान को। इंगेज करके कम से कम लाखों मिलियन और मैं कह रहा हूँ हजारों बिलियन कमा रहे हैं वो। और इस युद्ध को मैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में केवल बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन देखता हूँ। इमोशनल ढंग से मैं इसको वार नहीं देखता, क्योंकि वो एक टूल रहा है वेस्ट एशिया में ईरान को एंगेज करना, उधर वेनेजुएला को एंगेज करना, उसके बाद आएंगे पीछे कहीं जब खाली हो जाएंगे तो यूक्रेन में जरा सा हस्तक्षेप करेंगे तो उनका हथियार। पहली बार मिडिल ईस्ट से ज्यादा हथियार यूरोपियन यूनियन ने खरीदा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन। अब इसको भी अगर R सुब्रमण्यम की लिखी हुई बड़ी फेमस किताब है कि वार इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, मैं जब बचपन में पढ़ लिया था, वो बिल्कुल हर चीज को वार। और लोग क्या करते हैं, तो हथियार कैसे बिकेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है।
साहिर जंग सर, रुकेगी नहीं ना। साहिर सर, जी। एक प्रश्न आपसे। हम लोग जितनी दफा चर्चा करते हैं, जितनी दफा जब से ये वॉर एस्केलेट हुई है, तब से वी आर एनालाइजिंग द बॉडी लैंग्वेज। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे थे, डिड यू एनालाइज हिज बॉडी लैंग्वेज? उनका जो एक फेस स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, एक सेंटिमेंटल अप्रोच, वार्ता भी रखनी है जारी और दूसरी तरफ धमकी भी दे देना है, मतलब कैसे एक समन्वय स्थापित करना, मिडिल ऑफ द लाइन निकालनी है, ये डोनाल्ड ट्रंप से कोई सीखे। बहुत ही अमेजिंग पिकअप अगेन ऋतु। थैंक यू। इस बार आउट ऑफ द लास्ट 3 months ही अपीयर्ड मोस्ट सिंसियर। अभी जो आपने वीडियो बाइट दिखाई है, कल हमने देखी थी, रिपीटेडली देखी है, कई चैनल्स पे देखी है, गौर से देखी है। ही मेंट व्हाट ही सेड दिस टाइम। जब वो एयरफोर्स 1 में बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, या जब वो एडवर्ड बेस से गुजर रहे थे, उस समय कुछ इसी तरह का बोला था। एक दिन एक किसी रिपोर्टर के सवाल के जवाब में बोला था कि फिर ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया, ईरान विल सीज टू एग्जिस्ट वन फुल कम्युनिटी। इस बार उन्होंने जो बोला है कि अगर डील नहीं होगी तो हम कुछ घंटों में तबाही लाएंगे, लेकिन हम डील करना चाहते हैं। He meant, if you read body languages, we are trained on it. इंटेलिजेंस स्कूल में हम सिखाते थे बॉडी लैंग्वेज कैसे, how you go about reading it. तो उसमें he was sincere, he meant। और जैसा कि हमारी एनालिसिस है, अभी अगर हॉर्मुज पे IRGC देखिए, एक और इफ आई कैन ड्रॉ पैरेलल, एक कॉलोकियल एग्जांपल, कि एक ड्रग एडिक्ट को अगर आप पीटते हैं, मारते हैं, या एक पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, वो पिटता रहता है लेकिन वो कहता है जी हम तो जीत गए, वो गाली देके सेटिस्फाइड फील करता है, जमीन पे गिरा रहेगा, लोग पीट रहे हैं, यू नो विक्ट्री इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि हाँ हाँ हमने उसको, फिर भी मैं वापस नहीं गया, मैं तो जी लड़ता रहा, जमीन पे गिरे हुए हैं, लोग पीट रहे हैं, वो ही इज अंडर इन्फ्लुएंस। हालत है किसकी? ईरान, IRGC। I mean, what face do they have, Ritu, to say, या फॉर दैट मैटर ये जितने भी CNN, वॉशिंगटन पोस्ट की, अमेरिका हार गया। I mean, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मैंने शुरू में अपने बिगनिंग में बोला है, ओपनिंग में, कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तक ही इसको सीमित ना रखें। शायद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी इस वॉर का था, ईरान की मिलिट्री पावर्स को, उनकी प्रॉक्सीज के मिलिट्री हार्डवेयर को नेस्तनाबूद करना, और एक अच्छे लेवल तक इसको अचीव कर लिया गया। एंड बिलीव यू मी, अगर हॉर्मुज पे ईरान की प्रेजेंट स्टेटस बना के रखने की कोशिश की IRGC ने, तो फेज 2 जो कि छोटा होगा। बट इज ईरान बिलीविंग इन डोनाल्ड ट्रंप? दैट्स द क्वेश्चन। अभी एक बड़ी खबर भी आई है सामने, खामनेई के जनाजे में बम की साजिश सामने आई है। खामनेई की अंतिम यात्रा में बम की साजिश नाकाम होने की इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है। जनाजे से 2 संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए। भीड़ में बम लगाने की कोशिश थी, मामले की जांच तेज कर दी गई है, संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। अब लीजिए साहिर सर, आप क्या कहिएगा? हम लोग इस बात का एनालिसिस कर रहे थे कि क्या मोसाद इसमें कुछ करेगा। अब 2 को अरेस्ट किया है इस तरीके की प्रैक्टिस में, क्वेश्चनेबल है कि ये ईरान ने भी किया हो सकता है, टू मेक इट सिंपैथाइज। Yes, we discussed this day before yesterday. We exactly discussed this point कि IRGC के एक फैक्शन जिनको युद्ध चाहिए, जिनको अपनी रेलेवेंस, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए ये लड़ाई, चाहे वो लेबनान में हो, गाजा में हो, ईरान में हो, ये लड़ाई ही उनका वजूद है, क्रिएट करती है। एंड इन मिड ऑफ यू व्हेन यू आर स्पीकिंग, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से वहां पर मंजर बनता हुआ नजर आया, अरेस्टिंग हुई। ये सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स है खामनेई की अंतिम विदाई के दौरान, यहाँ पर जब अरेस्टिंग होती है उन 2 शख्सों की जो इस तरीके की कवायद करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कई दफा इस बाबत चर्चा भी हो चुकी है, एक बहुत बड़ा खतरा, आतंकी खतरा टला है, अंतिम यात्रा में बम लगाने की साजिश है। मैं चाहूंगी जरा साहिर सर आप इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, इफ यू कैन सी दिस विजुअल। ये अपरेंटली ये जो कंसंट्रेशन, अभी बात को हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी उनकी शव यात्रा जो सो कॉल्ड है वो अभी शुरू नहीं हुई है ऋतु। इट इज एट अ फिक्स प्लेस, एक स्टैटिक जगह पे उनके इनको रखा गया है, कॉफिन्स को, और वहीं पे कांग्रीगेशन करा रही है। दे आर नॉट मूविंग एज अ प्लान रूट पे कुछ। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती हैं कि ये कौन है, क्या है, क्या ये प्लांट करना चाहते थे इसको जहां कांग्रीगेशन हो रहा है लाखों लोगों का, या जो फ्यूचर रूट है जो कल और परसों में लिया जाना है,
बिफोर दे गो टू इराक एंड कम बैक टू तेहरान फॉर द फाइनल बरियल, उसमें कहीं ये प्लांट करना चाहते थे. इट इज अ लिटिल टू अर्ली टू कमेंट अपॉन दैट. लेकिन हम जो मुद्दा बात कर रहे थे कि दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द स्प्लिंटर ग्रुप्स ऑफ IRGC, जो कहीं ना कहीं मसाद को, CIA को ब्लेम करने के लिए और एक ग्लोबल कम्युनिटी का सिंपैथी गेन करने के लिए अपने लोगों को मारने में कोई गुरेज नहीं करते हैं. ये बॉम्ब से उड़ा देंगे, फिदाइन अटैक कर लेंगे, बूबी ट्रैप्स लगा देंगे, ये जानते हुए कि इनके अपने बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इस समय एक खास पर्पस के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जो बहुत ही मतलब सॉम्बर समय है. लेकिन दे आर, लाइक आई कीप टेलिंग, IRGC इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट पीपल. तो इज दिस अ मिलिट्री ट्रैप फॉर मोसाद? It may be a trap to attract attention, to create chaos and to get sympathy. कि यार ऐसे समय में भी CIA ने कुछ कर दिया. इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आप भी तस्वीरें देख पा रहे होंगे. अभी जब हमने विजुअल्स देखे, पेजेश्कियान रो रहे थे, उनके तमाम जो शीर्ष नेता है वो रो रहे थे. अब इस बीच में ये सब प्लानिंग क्या ईरान करवा सकता है? इतने क्रूशल मोमेंट पे सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो इज दिस ईरान्स वर्क? रितु देखो, क्या बॉम्ब प्लांट किया गया है? शायद हाँ. क्या ये सक्सेसफुल रहा? नहीं. क्या लोगों के ऊपर अब छानबीन होगी? हाँ. उसके बाद ही तथ्य सामने निकल कर आएंगे. लेकिन पश्चिमी मीडिया बहुत फास्ट है रितु. पश्चिमी जो मीडिया है, पश्चिमी प्रोपेगेंडा है, वह बहुत फास्ट है. जितना आप और मैं सोच सकते हैं, हजारों की तादाद में साइकोलॉजिस्ट लगाए हुए हैं कि ये बॉम्ब ईरानियन लोगों ने, IRGC ने खुद ही प्लांट किया है ताकि धमाका हो जाए और उसके बाद ब्लेम मोसाद को और CIA को चला जाए. ये दिखाता है कि पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी प्रोपेगेंडा कितना सक्सेसफुल है. ये जहर जो है पश्चिमी जमीडिया का, दुनिया भर के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, खास तौर से जो वेस्टर्न, इस जंग में तो एक्सपोज हो चुका है सर. ये प्रोपेगेंडा अब चल नहीं पा रहा है. एक बड़ी खबर, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा. खामनेई के शोक समारोह में हंगामा, श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति का विरोध, पेजेश्कियान का विरोध किया गया है. पेजेश्कियान के खिलाफ नारे लगाए गए, गद्दारों की मौत हो, ऐसे नारे वहां पर सुनाई दिए गए हैं. सामान्य संबंध बनाने वालों की मौत हो, खामनेई समर्थकों ने गुस्सा भी जाहिर किया. अब लीजिए, लिया धरा, अब बचा कुचा, अब यहाँ लोग पूरा कर रहे हैं. पेजेश्कियान के अगेंस्ट ही विरोध कर रहे हैं. यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है. जितने भी वहां पर बातचीत करने वाली पार्टी है, यानी जो नरम दल है, मॉडरेट्स जिनको कहा जाता है, चाहे पेजेश्कियान हो, आरागची हो, इन सबको ईरान की काफी बड़ी संख्या जो है वो दगाबाज मानती है. क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन में काफी बड़ी आबादी ऐसी है जो चाहती है कि कोई बातचीत ना हो अमेरिका के साथ. तो जो भी ईरानियन पॉलिटिशियन बातचीत करने की दिशा में अग्रसर होता है, बड़ी तादाद में ईरान की पॉपुलेशन उनके विरोध में बात करती है और ये कहती है कि ये दगाबाज हैं, ये दुश्मनों के साथ बात कर रहे हैं. ये नेचुरल है. दुश्मनों से कई देशों में ऐसा होता है, ये दुनिया के सारे देशों में. बट आपने एनालिसिस दे दिया. आपने एक दफा और कहा भी था नरम दल और गरम दल. अभी गरम दल से IRGC हो, मोश्तबा हो, DK गुप्ता सर, आप देख पा रहे पेजेश्कियान का ही विरोध हो रहा है. दी पर्सन जो रोता हुआ नजर आया था, विजुअल्स में सामने आए थे, और अब यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट में. जी रितु जी, अगर मैं पिछले युद्ध से नहीं, जब इजराइल ने पिछली बार अटैक किया था तब से मैं बार बार अपने थ्योरी पे कायम हूं कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता. अमेरिका की युद्ध की थ्योरी बदल चुकी है. जब से बिडेन आए हैं तब से उन्होंने हर जगह से फौज हटाई है. दुनिया को क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता. और इस युद्ध को में 30-40 बिलियन डॉलर लगाना, उसका लक्ष्य था कि इससे मैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी कितना क्रिएट करता हूं, और उन्होंने किया है. कम से कम इस समय कोई पैरामीटर ऐसा इकोनॉमिक का नहीं जिसमें अमेरिका आगे न गया हो. या चाइना भी चुपचाप देख रहा है कि हो क्या रहा है. और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था, जिस दिन डील हुई थी, उस दिन अल जजीरा G7 के साइड लाइन पे, उसी दिन अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि कोई चौराहा नहीं था ऐसा ईरान में जहां पे इस डील के खिलाफ और इन जो है पश्तियान जो है और
और जिनके विदेश मंत्री हैं और जो काबिला है, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो ये एक जानबूझ को इनको जिंदा रखा गया है और जिंदा रखा ताकि टॉक्स होती रहे। और यही अमेरिका के जो भी आपने यहाँ बातों बातों में कह ही दिया कि चाइना इज वॉचिंग, बट व्हाई? हाँ, चाइना इज वाचिंग इसलिए चाइना का 600-700 बिलियन डॉलर का अमेरिका से जो है 37 बिलियन डॉलर का इजराइल से है, 13-12 बिलियन डॉलर का ईरान से है। उसका पूरे मिडिल ईस्ट के से कम 200 बिलियन डॉलर का उसका व्यापार है। अमेरिका चाइना ऐसे नहीं दुनिया का सेकंड नंबर कंट्री बन गया है। एक एक रुपए का हिसाब वो भी रखता है। वो जानता है कि मैं ईरान को सैक्रिफाइस कर सकता हूं अगर मेरा इकोनॉमिकल, क्योंकि 600 बिलियन डॉलर में हमेशा प्लस ट्रेड सरप्लस रहता है चाइना का अमेरिका के साथ। वो क्यों ईरान के लिए अपना सैक्रिफाइस करेगा? तो ये सारी चीजें जो है सेकंड फेज में चलती रहती हैं। फर्स्ट फेज में डिप्लोमेसी के रेट पे क्या होता है, रसिया और चाइना ईरान का इसलिए सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि उनको मिडिल ईस्ट के अंदर वो इंटरफेस है अमेरिका को रोकने का या अमेरिका को विरोध करने का। लेकिन इंटरफेस में डिप्लोमेसी वर्क करती है या यहाँ डायरेक्ट एग्रेशन वर्क करता है, देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, कीमती समय के साथ कीमती राय देने के लिए भी शुक्रिया। इस पूरे युद्ध की स्थिति में अब होने क्या वाला है, क्या वार्ता सफल होगी और क्या इसको लेकर के और ज्यादा अग्रेसिव नोट पर ईरान अमेरिका के बीच ये जो युद्ध की स्थिति है और भड़क सकती है, इसी पर आगे आने वाले समय में देखने को तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि आखिर क्या होता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया टेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।